जय हिंद दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार दी कॉन्सेप्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम रक्त से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे, जैसे रक्त समूह की खोज किसने की, रक्त को कितने वर्गों में बांटा जाता है और वो वर्ग का नाम क्या क्या है, और शरीर में रक्त की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, शरीर में कितने लीटर खून होते हैं, पुरुषों में कितने लीटर खून होते हैं, महिलाओं में कितने लीटर खून होते हैं, और हमारा रक्त दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष कितना होता है आदि पे विशेष हम चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस नाम को आप ध्यान में रखेंगे, इनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। दोस्तों ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने ही यानी कार्ल लैंडस्टीनर महोदय जो ऑस्ट्रिया के निवासी थे, इन्होंने ही रक्त समूह की खोज किया था। कार्ल लैंडस्टीनर जो ऑस्ट्रिया देश के निवासी थे, इन्होंने ही रक्त समूह की खोज किया था और रक्त को 4 वर्ग में विभक्त किया था। रक्त वर्ग ए, रक्त वर्ग बी, रक्त वर्ग ए बी और रक्त वर्ग ओ। तो दोस्तों यहाँ से 3 क्वेश्चन निकल करके आते हैं कि कार्ल लैंडस्टीनर किस देश के निवासी थे, तो ऑस्ट्रिया देश के निवासी थे। कार्ल लैंडस्टीनर ने ही रक्त समूह की खोज किया और रक्तों को 4 वर्ग में विभक्त किया, रक्त वर्ग ए, रक्त वर्ग बी, रक्त वर्ग ए बी और रक्त वर्ग ओ। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि कार्ल लैंडस्टीनर ने वीनर के साथ मिलकर के रीसस नामक बंदर में RH फैक्टर की खोज किया था। तो यहाँ से दोस्तों 2 क्वेश्चन निकल करके आते हैं कि कार्ल लैंडस्टीनर ने वीनर के साथ मिलकर के RH फैक्टर की खोज की और किस जानवर में किया था, रीसस नामक बंदर में किया था। आइए दोस्तों अब देखते हैं एंटीजन या प्रतिजन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो दोस्तों आप पहले ये देखिए कि एंटीजन का परिभाषा क्या होता है, यानी एंटीजन कहते किसे हैं। तो दोस्तों आरबीसी में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन, दोस्तों ध्यान से देखेंगे यही ग्लाइकोप्रोटीन है जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा था कि ग्लाइकोप्रोटीन के कारण ही रक्त में भिन्नता पाई जाती है। तो दोस्तों आरबीसी में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन के कारण ही भिन्नता पाई जाती है, जिसे हम लोग एंटीजन कहते हैं। तो दोस्तों एंटीजन किसे कहते हैं, आरबीसी में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन के कारण ही रक्त में भिन्नता पाई जाती है, जिसे हम लोग एंटीजन कहते हैं। तो यहाँ दोस्तों ध्यान करेंगे कि एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एंटीजन ए, एंटीजन बी। और एंटीजन कहते किसे हैं, तो रक्त में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन के कारण ही रक्त में भिन्नता पाई जाती है, जिसे हम लोग एंटीजन कहते हैं। और एंटीजन को हम लोग प्रतिजन के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों एंटीबॉडी जिसे हम लोग प्रतिरक्षी भी कहते हैं, ये भी 2 प्रकार का होता है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। अब दोस्तों एंटीबॉडी कहते किसे हैं, तो एंटीजन की अनुपस्थिति में रक्त के प्लाज्मा में उपस्थित एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, जिसे हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं। यानी एंटीजन जिस रक्त वर्ग में, यानी एंटीजन की अनुपस्थिति में प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। यानी प्लाज्मा में अगर एंटीजन नहीं होगा तो इस विशेष प्रकार की प्रोटीन होगी, जिसे ही हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं। अब दोस्तों आइए देखते हैं रक्त वर्ग ए के बारे में कुछ तथ्य। तो रक्त वर्ग ए में दोस्तों पाई जाती है, क्या पाई जाती है, तो एंटीजन ए पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है, तो एंटीबॉडी बी नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों इसको समझने का एक आसान तरीका है कि जिस वर्ग का रक्त होगा उसी समूह का एंटीजन होगा और उसके विपरीत एंटीबॉडी होगा। अगर रक्त वर्ग ए है तो एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी बी होगा। अगर रक्त वर्ग बी है तो एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी ए होगा। तो दोस्तों देखते हैं कि रक्त वर्ग ए में पाई जाती है तो एंटीजन ए पाई जाती है, रक्त वर्ग ए में नहीं पाई जाती है तो एंटीबॉडी बी नहीं पाई जाती है। अब दोस्तों रक्त वर्ग बी में देखते हैं, रक्त वर्ग बी में पाई जाती है एंटीजन बी और नहीं पाई जाती है एंटीबॉडी ए। अब दोस्तों देखेंगे रक्त वर्ग ए बी। तो दोस्तों जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि ए बी है, तो ए बी जो है सो कि दोस्तों इसमें दोनों एंटीजन पाया जाता है, ए और बी। जैसे रक्त वर्ग ए में एंटीजन ए, रक्त वर्ग बी में एंटीजन बी, उसी तरह रक्त वर्ग ए बी में दोनों एंटीजन ए और बी पाए जाते हैं। तो एंटीबॉडी दोनों इसमें नहीं पाएंगे, यानी रक्त वर्ग बी में नहीं पाई जाती है क्या, तो दोनों एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। और रक्त वर्ग ए बी में ही
यानी रक्त वर्ग ए बी को ही हम लोग सर्वग्राही कहते हैं। सर्वग्राही कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों जिस व्यक्ति का रक्त वर्ग ए बी होगा वह किसी भी व्यक्ति से रक्त ले सकता है, लेकिन किसी को भी दे नहीं सकता है। जिसका रक्त वर्ग ए बी होगा उसी को ही ए बी रक्त वर्ग वाला व्यक्ति अपना रक्त देगा। अब दोस्तों देखते हैं कि रक्त वर्ग ओ। रक्त वर्ग ओ को दोस्तों हम लोग सर्वदाता कहते हैं, यानी रक्त वर्ग ओ जो है किसी को भी रक्त दे सकता है, जिसको मन उसको दे देगा, लेकिन ये सबसे ले नहीं सकता है ओ। जैसे ओ ए बी जो था वो सबसे ले सकता था लेकिन सबको दे नहीं सकता था। जस्ट उसके उल्टा रक्त वर्ग ओ सबको दे सकता है लेकिन सबसे ले नहीं सकता है। तो दोस्तों अब देखेंगे कि रक्त वर्ग ओ में नहीं पाया जाता है। तो रक्त वर्ग ओ में दोस्तों नहीं पाया जाता है, दोनों एंटीजन नहीं पाया जाता है, यानी एंटीजन ए और एंटीजन बी रक्त वर्ग ओ में नहीं पाया जाता है। और पाया जाता है तो दोनों एंटीबॉडी इसमें पाया जाता है, यानी एंटीबॉडी ए पाया जाता है, एंटीबॉडी बी पाया जाता है। अब दोस्तों देखते हैं कि रक्त के बारे में कुछ देखते हैं कि रक्त का पीएच मान दोस्तों 7.4 होता है। बार बार एग्जाम में पूछता है कि रक्त का पीएच मान क्या होता है। तो दोस्तों रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में दोस्तों रक्त 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर। लेकिन महिलाओं में पुरुषों की बनिस्पत 1 लीटर कम होता है। ये भी दोस्तों ध्यान रखेंगे। अगर शरीर की भार के हिसाब से अगर रक्त पूछता है तो दोस्तों शरीर के भार के हिसाब से एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 7 से 8% रक्त पाया जाता है। और रक्त दोस्तों एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है दोस्तों? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक दोस्तों उसको कहते हैं जो शरीर के सभी कोशिकाओं और अंगों को जोड़ने का काम करता है, उसी को हम लोग संयोजी ऊतक कहते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं जरा सा रक्तदाब। तो सबसे पहले दोस्तों रक्तदाब को हम लोग मापते हैं किससे? एस्फिग्मोमैनोमीटर से। तो रक्तदाब मापने का यंत्र का क्या नाम है? एस्फिग्मोमैनोमीटर। और रक्तदाब दोस्तों हम लोग मापते हैं वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष मापते हैं। यानी जब भी हमारा रक्तदाब मापा जाता है तो वायुमंडल के सापेक्ष मापा जाता है, और हमारा रक्तदाब हमेशा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो दोस्तों यहाँ से 3-4 पॉइंट निकल करके आते हैं कि रक्तदाब को दोस्तों हम लोग एस्फिग्मोमैनोमीटर से मापते हैं, और रक्तदाब को वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष मापते हैं, और रक्तदाब हमारा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यहाँ पे एक तथ्य और भी आप लोग दोस्तों ध्यान में रखेंगे कि वायुमंडलीय दाब किसके सापेक्ष मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब निर्वात के सापेक्ष मापा जाता है, यानी वैक्यूम के सापेक्ष मापा जाता है। और वृद्ध व्यक्ति में रक्तदाब बढ़ जाता है। कितने पॉइंट हुए इसमें? 4 पॉइंट हुए। अब दोस्तों देखेंगे हृदय के बारे में। दोस्तों हृदय दोस्तों प्रति मिनट यानी 1 मिनट में दोस्तों हृदय 72 बार धड़कता है, और 1 मिनट में हृदय 5 से 6 लीटर रक्त को पंप करता है। तो दोस्तों आराम से ध्यान में रख लेंगे कि हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और 5 से 6 लीटर रक्त पंप करता है। और हृदय की धड़कन सबसे कम वृद्धों में होता है। हृदय की धड़कन सबसे कम वृद्धों में होता है, यानी जैसे जैसे इंसान वृद्ध होते जाता है उसकी हृदय की गति कम होते जाती है। और धड़कन सर्वाधिक होता है बच्चों की, यानी नवजात शिशु से जैसे जैसे हम वयस्क होते हैं तो हमारी धड़कन की गति कम होते जाती है, और नवजात शिशु में सर्वाधिक होती है। और फिर हम वयस्क से जैसे जैसे वृद्ध अवस्था की ओर जाते हैं हमारी धड़कन की गति कम होते जाती है। अब दोस्तों देखेंगे हृदय कब आराम करता है। दोस्तों हम लोग बचपन में पढ़ा था कि हृदय आराम नहीं करता, लेकिन दोस्तों ये गलत है, हृदय भी आराम करता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक पॉइंट बन करके आता है हृदय कब आराम करता है। तो दोस्तों हृदय 2 धड़कनों के बीच आराम करता है। अब दोस्तों यहाँ देखेंगे हृदय से जुड़े कुछ और पॉइंट। हृदय दोस्तों कितने भाग में बांटा जाता है? हृदय को कितने भागों में बांटा जाता है? तो हृदय को दोस्तों 4 भागों में बांटता है। हृदय के ऊपरी वाले हिस्से को आलिंद कहते हैं, और उसी को 2 भाग में बांटते हैं, यानी दायां आलिंद को
दायां आलिंद और बायां भाग को बायां आलिंद कहते हैं। हृदय के निचले वाले भाग को निलय कहते हैं, तो दाएं वाले भाग को यानी निलय के दाएं वाले भाग को दायां निलय और बाएं वाले भाग को बायां निलय कहते हैं। अब दोस्तों हृदय का स्पंदन देखते हैं। हृदय जो धड़कता है एक विद्युत तरंग के द्वारा निष्पादित होता है, यानी हृदय की धड़कन एक विद्युतीय तरंग के द्वारा निष्पादित होती है, इसको ध्यान में रखेंगे। और ये विद्युत तरंग कौन उत्पन्न करता है, किस प्रकार की कोशिका, तो पेसमेकर कोशिकाएं विद्युत तरंग उत्पन्न होती है और इसी विद्युत तरंग के माध्यम से हृदय स्पंदन होता है। अब दोस्तों यदि हृदय की कार्य प्रणाली गड़बड़ हो जाती है तो हम लोग उस कार्य प्रणाली को पुनः अवस्था में लाने के लिए पेसमेकर नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। ये भी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा है कि जब हृदय की कार्य प्रणाली प्रभावित होती है तो किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, पेसमेकर का। अब दोस्तों आलिंद के लिए अंग्रेजी में शब्द एट्रियम आता है। हो सकता है कभी कभी एग्जाम में आलिंद के जगह एट्रियम शब्द डाल दे तो आप लोग दोस्तों कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए आलिंद के लिए हम लोग अंग्रेजी में एट्रियम शब्द का प्रयोग करते हैं। और कभी कभी दोस्तों इसे हम लोग यूरिकल भी कहते हैं, एट्रियम को कभी कभी यूरिकल भी कहते हैं। अब दोस्तों देखते हैं निलय। निलय को अंग्रेजी में दोस्तों हम लोग वेंट्रिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा कि कार्ल लैंडस्टीनर कहाँ के थे, इन्होंने रक्त समूह का खोज किया, रक्तों को इन्होंने 4 वर्गों में बांटा और कार्ल लैंडस्टीनर ने वीनर के साथ मिलकर के रिसस नामक बंदर से RH फैक्टर की खोज की। एंटीजन किसे कहते हैं, प्रतिजन किसे कहते हैं, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं, और दोस्तों अलग अलग रक्त वर्ग के बारे में हम लोग कुछ विशेष बातें आज चर्चा किए। तो दोस्तों अगले क्लास में हम इससे जुड़े हुए अन्य बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।